Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 8 नवंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल यहाँ पर आता है क्या, फिशरमैन किल्ड इन पाकिस्तान फायरिंग ऑफ गुजरात। दोस्तों क्या होता है, जैसे जो हमारा गुजरात पोर्ट है वहाँ से क्या होता है, कई सारे फिशरमैन जो होता है वो फिशिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए या फिशेस को निकालने के लिए ताकि वो उसे व्यापार कर पाएँ, वो क्या करते हैं, जो इंडिया की बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस करके वो पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन में वो चले जाते हैं। आप जानते हैं कि जो पानी होता है उसमें जो डिस्टेंस नापी जाती है वो नॉटिकल माइल्स में होती है। लगभग कहा जाता है कि 12 नॉटिकल माइल तक तो आम इंसान भी जा सकता है, उसके बाद 188 नॉटिकल माइल तक आप व्यापार करने आ रहे हो तो जा सकते हो। यानी कुल मिला के जो कोस्टल लाइन होती है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र होता है वो भारत का होता है, उसके बियॉन्ड इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो गुजरात और जो पाकिस्तान है उधर वो बॉर्डर इलाका आ जाता है एक तरह से पानी के अंदर। तो क्या होता है, जो हमारे मछुआरे होते हैं वो अच्छी अच्छी मछली की तलाश में अपनी बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस कर देते हैं। अब कल की डेट में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ मछुआरे जो गुजरात से गए हुए थे वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए, उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। गोली वहाँ पर फायरिंग की गई और उनको मार दिया गया। दोस्तों अगर कोई भी किसी की टेरिटरी में घुसता है तो मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं कि आप उसको शूट एंड आउट कर दो, कोई टेररिज्म थोड़ी करने आ रहा है। हाँ, वो बाई चांस वो आपकी टेरिटरी के अंदर एंटर हो गया, आप उनसे पूछताछ करो, इन्वेस्टिगेट करो, अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो आप उनको छोड़ दो। तो ये चीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान खुल्लम खुला यहाँ पर दुश्मनी निभाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि क्या हुआ था, अगर हम दिसंबर 2020 का डेटा देखें तो तकरीबन 345 फिशरमैन थे जो गुजरात से गए थे और पाकिस्तान की जेल में उनको बंद कर दिया गया। कितने? 345। इसका 85 जो है वो 200 2019 में अरेस्ट किए गए, 163 2020 में अरेस्ट किए गए और 63 मतलब पिछले 5 से 3 सालों के अंदर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अगवा कर लिया गया। कुछ लोग तो ऐसे भी जिनको 5-5 साल तक की जेल हो रही है लेकिन अभी तक उनका कोई निपटारा नहीं हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 63 लोग ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा जेल में बंद है वहाँ पर, और 21 लोग ऐसे हैं जो कि 5 सालों से भी ज़्यादा वहाँ पर जेल में बंद है। अब क्या होता है, जो फिशरमैन होता है उनको पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको पीएमएसए बोलते हैं, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, ये वहाँ पर अगवा कर लेती है और पकड़ लेती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारी कोई नेबरिंग कंट्रीज़ होती है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि हम नेबरिंग कंट्रीज़ है, आपस में अगर हम एक दूसरे के यहाँ पर चले भी जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम वहाँ पर व्यापार करने आ रहे हैं, ना कि टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर फायरिंग की गई, यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ता है कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ वो क्यों कर रहा है। वो कहीं ना कहीं इंडिया वालों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर एंट्री मारने की कोशिश करोगे, चाहे आपकी इंटेंशन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, स्टिल हम आपको शूट एंड आउट कर देंगे। इसको लेकर भारत सरकार बहुत ज़्यादा खफा इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि कभी भी शूट एंड आउट नहीं करना चाहिए जब तक आपको लगे ना कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके यहाँ टेररिज्म फैलाने के लिए आ रही है, यहाँ पर हमला करने के लिए, तब तक आप उसको शूट एंड आउट यहाँ पर नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले समय के अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए और जितने भी मछुआरे वहाँ पर फंसे हुए, फिशरमैन फंसे हुए, उनको वापस भारत बुलाने की यहाँ पर मुहिम स्टार्ट हो चुकी है और हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है पेज नंबर 1 पे, और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई और न्यूज़ नहीं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो बर्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये बर्ड्स उड़ती हुई इतनी सारी नज़र आ रही हैं। आपको पता होगा कि जो आसाम है उसके अंदर हमारे यहाँ पर कई टाइप की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक सेंचुरी जिसका नाम है पॉबिटोरा। ठीक है, ये पॉबिटोरा क्या होती है, ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर कई टाइप की ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है। जैसे आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली आसाम के अंदर एक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, मुझे बताना है वो उसका नाम क्या है, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मैं काफ़ी टाइम से इसको डिस्कस करते हुए देखते हैं आप में से कितनों को याद है। इसी तरह से आसाम में एक और जो है हमारी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंदर कई टाइप की प्रजातियाँ पाई जाती है बर्ड्स की, जो और कहीं भी नहीं पाई जाती है। उसकी फोटोग्राफी मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। इसके यहाँ पर क्या हो रहा है कि भोपाल गैस को लेकर यहाँ पर बात बोली गई है। दोस्तों आपको बताता हूँ, भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी ये दिसंबर के मंथ में हुई थी। अब यहाँ पर क्या होता, भोपाल के अंदर क्या होता कि गैस लीक हुई थी और उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोकार्बोनेट। ये जब गैस जो है एनवायरनमेंट में आई तो वहाँ के आसपास के जो गाँव थे उसमें रहने वाले लोगों की वहाँ पर डेथ होनी शुरू हो गई। आज भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो लूले लंगड़े वगैरह होते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली जो चीज़ें हैं वो बिगड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आगे के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी ख़राब पैदा हो रहे हैं। तो इसमें ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना अब्दुल जब्बार की, दोस्तों मैं आपको बता दूं ये अब्दुल जब्बार इतने अच्छे इंसान हैं, इन्होंने विक्टिम्स की बहुत हेल्प की। जो भोपाल गैस की जो ट्रेजिडी हुई थी उसमें जितने भी विक्टिम्स हैं उनको फाइनेंशियली भी हेल्प की, नॉन फाइनेंशियली भी हेल्प की, सभी तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं इन्होंने अकेले ये दिखा दिया कि 1984 के अंदर जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके अंदर जितने भी विक्टिम्स हैं
अपने लेवल पे ये जितनी हेल्प कर सकते थे उस उन्होंने इनकी हेल्प की। तो अभी बात ये उठ रही है कि क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा काम किया जो हर बंदा नहीं कर पाया, इनको पद्मश्री से जो है यहाँ पर नवाजा जाएगा। और याद रखना पद्मश्री जो है ये हमारे दिल्ली के जो प्रेसिडेंट ऑफिस होता है वहाँ पर इनको बुलाया जाएगा और पद्मश्री का अवार्ड इनको दिया जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस टाइप के जब अवार्ड्स मिलते हैं तो लोगों के अंदर ना एक इंकरेजमेंट आती है कि वो काम करे जो बाकी आम इंसान नहीं करते हैं, और इससे इकॉनमी और सोसाइटी को एक पॉजिटिव जो है क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके राइट हैंड साइड पर चले तो वाटर सप्लाई को लेकर यहाँ पर बात बोली गई है कि दिल्ली में यमुना नदी है, वो यमुना नदी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती हुई पाई गई है। इतना ज़्यादा पॉल्यूट होती हुई पाई गई है कि वहाँ पे जो मरीन सिस्टम है, जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो उसमें मछली वगैरह है, उनकी डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपको बता दूँ कि दिल्ली के अंदर जो पीने का पानी है वो यमुना नदी से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए भी खतरा है, इंसानों के लिए भी खतरा है, और उससे ज़्यादा मछलियों के लिए भी खतरा है। अब बात हो रही है कि अचानक से इसका जो पीपीएम है वो सडनली कैसे बढ़ गया। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियंस। तो 1 पीपीएम तक तो चीज़ें सही होती हैं, लेकिन 3 पीपीएम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और अभी इस टाइम जो पीपीएम चल रहा है वो 3 पीपीएम चल रहा है, जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया। क्या हुआ अभी, जैसे दिल्ली के अंदर कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, नोएडा वगैरह है, तो वहाँ से जो आपकी नदी होकर जाती है यमुना, तो इसके अंदर क्या होता है, फैक्ट्रियों का जो पानी होता है वो इसमें डंप कर दिया जाता है। अभी दिवाली के चलते प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा हुई, जिसके चलते ये पानी जो है वो ज़्यादा गंदा पानी जो है वो नदी नाले में फेंका गया, जिसके चलते जो यमुना रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट होती हुई यहाँ पर नजर आई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो यमुना रिवर है ये हमारी केदारनाथ यानी जो उत्तराखंड है वहाँ से होती हुई आती है। और आप मुझे बताओगे इसकी कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं, मतलब जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, और ये कहाँ पर जाके ख़त्म होती है। मतलब आप ये बताओ यमुना नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। गूगल सर्च करो, कोई बात नहीं, और टाइप करो, ताकि टाइप करने से आपको आंसर याद हो जाए यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर और आगे अगर हम चलें यहाँ पर, तो सेकंड पेज से कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के लेवल से ज़रूरी हो। ये पूरा आपका जो है मैं मेन चीज़ पर आता हूँ। मेन मुझे लगता है अब मुझे एडिटोरियल सेक्शन पर आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि क्या होता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर या जो विशाखापट्टनम है यहाँ पर एक पूजा होती है जिसका नाम है नगुला। अभी नगुला की जो फेस्टिवल होता है इसके अंदर क्या होता है, एक प्रथा चलती आ रही है कि सांप को यहाँ पर खाना खिलाया जाता है या सांप को दूध वगैरह पिलाया जाता है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सांप के जो छेद है, जो घर है, वहाँ पर ये अपनी जो है चढ़ावा चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोस्तों जैसे हमारे हिंदुओं में एक बहुत बड़ा पर्व कौन सा होता है, जैसे आपका फेस्टिवल हो गया, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं ये अपने देवताओं को बुलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये नगुला चौवस्ती का ये पूरा फेस्टिवल करते हैं, जिसमें नाग को खिलाना एक शुभ माना जाता है। ये छोटा सा आर्टिकल था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि आपको अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पर चीज़ों को पता चलते रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल्स पर आते हैं। अब ये आर्टिकल क्या है, अ न्यू ज्यूरिप्रूडेंस फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो यूएपीए एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, ये एक्ट बहुत ज़्यादा हार्श है। हार्श का मतलब ये है कि अगर यूएपीए के अंदर हमें ये पता चल जाए कि कोई व्यक्ति जो है वो यूएपीए एक्ट के थ्रू गिरफ्तार किया गया है, दोस्तों मान के चलो उसकी रिहाई इतनी आसानी से नहीं हो सकती, बल्कि इसमें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और उसको हैंग टिल डेथ यानी इसमें फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। दोस्तों आपको काफ़ी टाइम से मैं यूएपीए एक्ट के अंदर बताते हुए आ रहा हूँ कि यूएपी जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, ये क्या होता है कि देश के अंदर अगर कोई टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या फिर अगर हमें लगता है देश की सॉवरेनिटी को कोई खतरा है, सिक्योरिटी को कोई खतरा है और कोई खतरा ऐसा व्यक्ति पहुंचा रहा है जिसको हमने टैकल कर लिया है, हम उसको यहाँ पर यूएपी एक्ट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गिरफ्तार कर सकते हैं। और क्या है कि यूएपी एक्ट में क्या होता है ना कि अगर आपके किसी पर शक भी है ना तो भी आप इसमें उसको गिरफ्तार आप कर सकते हो। अभी आर्यन का केस हुआ था, तो आर्यन के केस में क्या था कि स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था, जिसमें एनआईए और यूएपी एक्ट के थ्रू उस पर सेंक्शंस लगाए गए थे। तो उसमें बड़ा खतरनाक होता है, इसके एक्ट के अंदर जो लोग आते हैं उनको खुद साबित करना पड़ता है कि हम निर्दोष हैं। एक होता है जैसे मैंने कहा कि मेरा मोबाइल ना इसने चोरी किया, तो ये मुझे साबित करना पड़ेगा कि इसने मेरा मोबाइल रियलिटी में चोरी किया, सामने वाला साबित नहीं करेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, जिस पर हमने कानूनी कार्रवाई की है वो व्यक्ति साबित करेगा कि वो निर्दोष है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसलिए एक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी रिसेंटली इसके सेक्शन 43D क्लॉज 5 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो ये बोलते हैं कि यूएपी एक्ट अपने आप में इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ह्यूमन राइट्स का भी कभी कभी उल्लंघन कर देता है, क्योंकि आप बेवजह थोड़े से शक के ऊपर आप किसी को इस तरह से टेररिज्म को घोषित कर दोगे, उसको यूएपी एक्ट के अंदर ला दोगे, तो ये तो गलत चीज़ है। अभी क्या होता है, रिसेंटली इंडिया के अंदर एक बच्चा था, वो एक डायरी लिखता था, उस डायरी को यूएपी वालों ने पकड़ लिया और उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस डायरी के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो
टेररिज्म को प्रमोट करती थी, जिससे ऐसा उनको लगा कि कहीं ना कहीं हिंसा दंगे वगैरह बढ़ाने में ये बच्चा आगे काम कर सकता है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पता की गई, उस पर रिसर्च हुआ, कई टाइप के सर्वे किए गए, तो पता चला वो डायरी इसलिए लिख रहा था बिकॉज वो क्या करता था, टेररिज्म को लेकर अपनी एक रिसर्च करना चाह रहा था कि टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है देश के अंदर, कैसे बढ़ रहा है, तो वो उस पर पूरी डायरी मेंटेन करता था। बट यूएपी एक्ट के अंदर उसको तुरंत डाल दिया गया, जिसके तहत उसको काफ़ी साल जो है वो जेल में बिताने पड़े। तो कहा ही जा रहा है क्या इस तरह से यूएपी एक्ट का इस तरह से वायलेंस करना ज़रूरी है, या इस तरह से लोगों का जो ह्यूमन राइट है उसका वायलेशन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। यूएपी एक्ट गलत नहीं है, लेकिन उसके आड़ में आके आप इस तरह से ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हो, ये चीज़ें गलत है। ये हमारे इस राइटर ने जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया, और कहा सुप्रीम कोर्ट से हम आगे उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यूएपी एक्ट में कुछ संशोधन यानी अमेंडमेंट करके इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, ये बात होगी। इसके यहाँ पर बात चलिए फ्यूल प्राइस ऑप्टिकल्स को लेकर। अभी आप जानते हैं ग्लोबल लेवल पे जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। क्यों महंगा हो गया है? क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उसकी जो जैसे हम ओपेक कंट्री से जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो अल्टीमेटली क्या हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो उस पर हम इंडिया वाले एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी लगाते हैं। अगर हम चाहें तो पेट्रोल की प्राइस कम कर सकते हैं अगर हम उसको जीएसटी के दायरे में लाए, क्योंकि जीएसटी के दायरे में जो रेट्स हैं वो है 5%, 12%, 18% और 28%, यानी मैक्सिमम जीएसटी का रेट कितना है, 28% है। लेकिन पुराने मैकेनिज्म में इसको रखते हैं, वैट और जो सेल्स टैक्स वगैरह होता है, हमने पेट्रोलियम को आज भी पुराने मैकेनिज्म के अंदर रखा है, क्योंकि पुराने मैकेनिज्म में हम 40-40, 60% तक का टैक्स लगा सकते हैं। और जिस दिन ये जीएसटी के दायरे में आएगा उस दिन मैक्सिमम टैक्स कितना लग गया, 28% लग गया। और यही रीज़न है गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती, क्योंकि उनसे उनका रेवेन्यू लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारे राइटर ये बोलते हैं कि अगर हम पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की जेब में एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी रियल इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी और पेट्रोल की जो बढ़ते प्राइसेस है वो कम होने शुरू हो जाए। लेकिन सरकार ये दलील देती है कि अगर उन्होंने जीएसटी के मैकेनिज्म में कर दिया तो इससे स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उस पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा और प्रॉफिट कम होगा। तो ऐसे में सरकारें किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा पानी करेंगी, तो इसकी दलील देते हुए इसी वजह से इसको जो है हमने किस में रखा है, पुराने मैकेनिज्म में रखा है। राइटर का कहना है इसको नए मैकेनिज्म जीएसटी के अंदर ला देना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल की जो बढ़ते हुए प्राइस है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस सिर्फ पेट्रोल पर ही नहीं इंपैक्ट डालता है, वो खाने पीने की चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के खर्चे बढ़ा देती है। अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट सभी चीज़ों पर हमें देखने के लिए मिलना शुरू हो जाता है। इसका हमारा अगला आर्टिकल है ऑकस को लेकर। अब यहाँ पर बात ये बोली है कि जैसे चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे बहुत ज़्यादा अपनी डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करता है, जिसको लेकर हमने ऑलरेडी एक क्वाड ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें 4 नेशंस थे। इसका एक नया क्वाड ग्रुप बनाया जा रहा है और ऑकस ग्रुप भी अभी रिसेंटली बनाया गया। तो चाइना इस बात को लेकर तिलमिला गया और चाइना का कहना है हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए काउंटर करते हुए बनाई जा रही है। तो यहाँ पर यूएस का कहना ये है कि हमने ये आपके लिए नहीं बनाई, बल्कि ये हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए ये ग्रुप्स बना रहे हैं ताकि हम अपने व्यापार को यहाँ पर बढ़ा पाएं। लेकिन चाइना का ये कहना है कि हम जानते हैं कि आप ये हमें काउंटर करने के लिए कर रहे हो, और चाइना भी इस चीज़ से डरता है कि जितने ज़्यादा ग्रुप उसके अगेंस्ट बनेंगे तो कहीं ना कहीं जो चाइना अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करता है इंडो पैसिफिक रीजन पे, अपनी डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करता है, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बोलता है ये जो पूरा पैसिफिक रीजन है ये हमारा अपना है, जो हिंदू नदी वगैरह वो सब सारी हमारी है, ओशियंस हमारे हैं, तो उसको लेकर टैकल करने के लिए ग्रुप बनाएगा। चाइनीज़ बात को लेकर खासा नाराज़ है, लेकिन उसकी नाराज़गी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जो है चीज़ों को समझ चुके हैं और आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा और जो हमारे क्वाड्रिलेटरल ग्रुप्स हैं, यूएसए हो गया, ये कहीं ना कहीं अब चाइना की डोमिनेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो ऑगस्ट ग्रुप है इसमें 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। और इवन ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, वो खुद किससे खरीद रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो वो यूके और यूएसए से सबमरीन खरीद रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो सबमरीन उनसे बाय करेगा, लेकिन जब यूएसए वगैरह उनको न्यूक्लियर सबमरीन कर रहा है तो फ्रांस से हुआ एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ दिया। तो फ्रांस ने क्या किया, अपने जो भी यूएसए के अंदर उनके जो आर्मी चीफ वगैरह थे या जो फॉरेन डिप्लोमेट्स थे उनको अपनी कंट्री दोबारा बुला लिया। बाद में जो बाइडेन ने अच्छे से उनको समझाया और तब जाके वो माने, क्योंकि फ्रांस ये चाहता था कि जो सबमरीन वगैरह वो उससे खरीदे, मतलब फ्रांस से खरीदी जाए। लेकिन जब ये ग्रुप बना तो ऑस्ट्रेलिया ने वो डील कैंसिल करके यूके और यूएसए से वो डील कर ली और वो उनको न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के पास न्यूक्लियर सबमरीन बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंडिया तो उससे काफ़ी पीछे चल रहा है। तो चाइना को टैकल करने के लिए डेफिनेटली हमें ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो गया। ये पूरा आर्टिकल उस पर बेस्ड है, ठीक है। आर्टिकल नहीं बोलना चाहिए, एडिटोरियल बोलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मनरेगा को लेकर बात बोली है। दोस्तों मनरेगा की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब मनरेगा के अंदर क्या बोला जाता है कि हम 100 दिन का रोजगार हर व्यक्ति को प्रोवाइड कराएंगे जो कि अनएम्प्लॉयड है, और अगर रोजगार नहीं भी प्रोवाइड करा पाए तो उसके खाते के अंदर हम उतने पैसे जो भी 100 दिन
में वो कमाता वो हम उसके पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन मनरेगा प्रोग्राम में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही थी। क्राइसिस मतलब किस चीज़ की? फंड की, कि हमारे पास फंड नहीं है। बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जो फंड से भी ज़्यादा खर्चा कर चुकी है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड एलोकेट नहीं किया जाता। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले लगभग 66 करोड़ 66,000 करोड़ रुपीज़ का फंड यहाँ पर एलोकेट किया गया है, जिससे सरकारें मनरेगा के अंदर और खर्चा पानी यहाँ पर कर पाए। दोस्तों अभी तक जितने भी हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उनके अंदर मनरेगा जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम में से एक रहा है, जिसके तहत लोगों को बहुत रोजगार मिला और लोगों को इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने के लिए मिला। लेकिन मनरेगा के अंदर कुछ चीज़ें गलत हैं। गलत क्या है? यहाँ पर कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर पेमेंट बहुत टाइम बाद मिलती है, और उसमें भी जो लोअर क्लास के शेड्यूल ट्राइबल क्लास के होते हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनको पहली प्रायोरिटी मिलती है पेमेंट को लेकर। बाद में जो जनरल कैटेगरी है उनको यहाँ पर पेमेंट दी जाती है। कहा जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपना इनवॉइस जनरेट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बदले में जो पैसा है वो यहाँ पर क्या करता है, रिलीज़ करता है। और उसमें भी जो लोअर सेक्शन के हैं उनको पहले पैसा मिल जाता है, और जो अच्छे सेक्शन के लोग हैं उनको पैसा काफ़ी डिले मिलता है। तो इसको लेकर कुछ खामियां बताई गई कि इन खामियों को सुधारना चाहिए कि जब इंसान मेहनत कर रहा है तो उसको टाइमली वेजेस मिलनी चाहिए जिससे वो अपने घर खर्च को चला पाए। और अगर इतना लंबा डिले होगा उसकी मेहनत आने का, उसका इतना लंबा पैसा मिलेगा, इतना टाइम बाद मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगलियां उठाने वाली बात हो जाती है कि सरकार इन चीज़ों को डिले क्यों करे और यहाँ पर कास्ट सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों हम कास्ट के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट करें। तो ये राइटर हमेशा इस बात के बारे में बात करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हरियाणा को लेकर एक बात बोली गई। अभी हरियाणा क्या कर रहा है, एक अपना नया लॉ लेकर आने वाला है, और वो लॉ जो है वो 15 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल होगा। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ इस लॉ से हरियाणा बहुत बड़ा लॉस करने वाला अपना खुद का। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से चली जाएंगी बंद करके। क्यों, आपको बता दूँ। अभी क्या हुआ, हरियाणा ने एक नया लॉ निकाला और उसके अंदर ये बोला कि जिन लोगों की सैलरी 30,000 रुपये महीना से कम है, मैं रिपीट करूँ, जिन लोगों की सैलरी 30,000 रुपये महीना से कम है उन लोगों के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए हरियाणा के अंदर। यानी हरियाणा के अंदर कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी अगर है और वो अपने यहाँ पर हायरिंग करती है जिसकी सैलरी 30,000 से कम है, तो 75% उसमें हरियाणा के लोग होने चाहिए, 25% अदर स्टेट के लोग हो सकते हैं। यानी 75% का यहाँ पर रिजर्वेशन कैप की बात की जा रही है, और ये एप्लीकेबल होगा आपका 15 जनवरी 2022 से। लेकिन दिक्कत ये हो रही है यहाँ पर कि अगर इस तरह से रिजर्वेशन कोटा लगा दोगे तो बाकी स्टेट के लोग हरियाणा में आके जॉब नहीं कर पाएंगे, जॉब लॉस होना शुरू हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो। हरियाणा के लोगों को तो फायदा है लेकिन बाकी स्टेट का यहाँ पर कहीं ना कहीं घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरा क्लियर कट कर दिया कि 15 जनवरी 2022 से इसको हम स्टार्ट कर देंगे 75% रिजर्वेशन। लेकिन यदि अगर किसी की सैलरी 30,000 के ऊपर है तो उसमें रिजर्वेशन कोटा नहीं लगा, उसमें कंपनी अपने हिसाब से काम कर सकती है। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, देखो कंपनियां जानती हैं कि जैसे IT सेक्टर के लिए बेंगलुरु के लड़के पकड़ना बहुत अच्छे होते हैं, बेंगलुरु की लड़कियां या जो बेंगलुरु IIT वगैरह मद्रास खड़गपुर इनसे पढ़े हुए, इन स्टूडेंटों को पहली प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे में हरियाणा के स्टूडेंट को नहीं लिया जाता, नहीं प्रायोरिटी दी जाती है। अब ऐसे में क्या होगा, प्रायोरिटी हरियाणा के स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। अब कंपनियां तो भैया एक्सपर्टाइज आती है ना, जिसको काम अच्छे से आता है हम उसको सैलरी देंगे। अब ऐसे में क्या होगा, अनस्किल्ड वर्कर को जिसको नहीं आता उसको जॉब पे रखना पड़ेगा और स्किल्ड वर्कर को जॉब से निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होंगी, जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो हरियाणा छोड़ के अपना सेटअप कहीं और लगाएंगी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो एक्सपर्टाइज पॉलिसीज कंपनी को मिल जाती थी, हाइब्रिड सिस्टम अलग अलग स्टेट के लोग मिल जाते थे, अब वो मिलने बंद हो जाएगी। क्योंकि हरियाणा में जब से ये लॉ अप्लाई हो जाएगा जनवरी से 15 जनवरी से, तब से अब कंपनी को होने दिक्कत शुरू हो जाएगी। और डेफिनेटली देख लेना बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से छोड़ के भागने शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अभी हरियाणा गवर्नमेंट का ये कहना है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर इसमें कुछ बदलाव किए जाए, लेकिन अभी फिलहाल कोई बदलाव के वो मूड में नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है इसके अंदर। इसके बाद अब हम और आगे चलें तो फिलहाल इसमें अभी और कोई न्यूज़ नहीं है। चलिए देखते हैं और कोई आपके। अच्छा, यहाँ इंटरनेशनल लेवल को लेकर बोले गए। अभी क्या था कि इटालियन कंपनी पर G20 की समिट अभी रोम में हुई थी जो कि इटली में स्थित है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब हम इटली के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले जो हमारे मोदी जी हैं, तो इन्होंने दिखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा खफा है। रीज़न क्योंकि हमने कुछ उन पर बैन्स लगाए हुए इटालियन फर्म्स पे बैन्स वगैरह लगाए। तो इससे मोदी जी ने कहा कि हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपने बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए जो हमने बैन्स लगाए हुए थे हम उन बैन्स को यहाँ पर रिमूव करते हैं और हम फ्रीली तरीके से जो ट्रेड पहले जैसे किया करते थे उस तरह यहाँ पर ट्रेड हम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जनरली यही होता है, जब भी वर्चुअल मीटिंग होती है तो उसका फायदा नहीं होता, लेकिन जब मैनुअल मीटिंग होती है ना, ऑफलाइन मीटिंग होती है, जब हम जाते हैं वहाँ के कल्चर की सीखते हैं, वहाँ के लोगों का रिस्पेक्ट देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि काश अगर इस रिस्पेक्ट को हम अपनी दोस्ती को एक तरह से ट्रेड में बदल दें तो ये काफ़ी अच्छा होगा इंडिया के लिए भी और जो दूसरी कंट्रीज है उनके लिए भी। तो अब देख पा रहे हो, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं मोदी जी की इसमें काफ़ी तारीफ करना चाहता हूँ कि पिछले
जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे देश को इतना हर कोई नहीं जानता था जितना आज की डेट में जानता है कि हाँ, इंडिया नाम की भी एक कंट्री है और उसका अपना खुद का एक अस्तित्व है। ये काम मोदी जी ही कर पाए और कोई नहीं कर पाया। जबकि हम बीजेपी की बात कभी ज़्यादा अच्छे से करते हैं, लेकिन आज कर रहे हैं क्योंकि मैंने क्या बोला, जो चीज़ जिसकी अच्छी है हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए। नो डाउट बीजेपी में मोदी जी ने इंटरनेशनल रिलेशंस को सुधारने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज की डेट में इंडिया को कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है। और मोदी जी जब चलते हैं ना, जब G20 की मीटिंग वगैरह थी तो खास वो अलग से नजर आते हैं, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं और ये बात करते हैं कि इंडिया का अगर रूपरेखा किसी ने बदली है तो वो मोदी जी ने बदली है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। उसमें मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा कुछ सालों के अंदर, जो इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक इनकी जो सरकार चली है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज किया और इंडिया को डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा पहले से जो है हमारे सुधरते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे अगर हम चलें तो फिलहाल इसमें और कोई न्यूज़ नहीं आ रही। ये जो इराकी प्राइम मिनिस्टर है, अभी इन पर जानलेवा हमला हुआ है जिसको लेकर इन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह की बात की है, बस ये है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर कवर नहीं करूँगा और बाकी तो आगे कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।